हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स और जहां से हम जितना खत्म कर चुके हैं अब उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि हमारा यूनिट 3 का पार्ट है। आप जो सिलेबस देखेंगे यूनिट 3 का चैप्टर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज हम उसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आगे बढ़ेंगे जो है मैग्नेटिज्म। और इस मैग्नेटिज्म में हमें डिस्कस करना है फोर्स एंड टॉर्क्स इन मैग्नेटिक फील्ड्स। यानी अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसे आप 5 चैप्टर कहेंगे, और ये चैप्टर है आपका फोर्स एंड टॉर्क्स, फोर्सेस एंड टॉर्क्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों, इसके पहले के चैप्टर में हम देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसे जनरेट होता है। ठीक है, अब आपको बात करनी है फोर्स की और उसके साथ साथ टॉर्क की। फोर्स क्या है आप अभी तक के लेक्चर से जानते हैं, क्लास 12 के लेक्चर से जानते हैं। और टॉर्क को आप सिंपली कह सकते हैं इन वन वर्ड, व्हाट इज टॉर्क? रोटेटिंग इफेक्ट ऑन ए बॉडी। रोटेटिंग इफेक्ट ऑन ए बॉडी। तो जब आप फोर्स कहते हैं तो फोर्स का मतलब आप बताते हैं पुश और पुल, लेकिन जब आप टॉर्क कहते हैं तो टॉर्क का मतलब होता है रोटेटिंग इफेक्ट। यानी फोर्स का वो पार्ट जो किसी बॉडी को घुमा सके, रोटेट कर सके, वो है टॉर्क। तो अब हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज हो, एक करंट कैरिंग वायर हो, तो उसमें क्या फोर्स और क्या टॉर्क लगते हैं, क्या फोर्स और टॉर्क एक्सर्ट होते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर देता हूं, बता देता हूं कि अब तक हमने क्या पढ़ा और हमारी क्या नॉलेज है। उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और वो प्रीवियस नॉलेज ही आपको आगे काम आएगा। तो अगर आप तक आपने इसके पहले का नहीं देखा है तो पहले आप इसके प्रीवियस लेक्चर को देखिए, फिर आप इसको कंटिन्यू करिए। तो देखते हैं हमारा प्रीवियस नॉलेज क्या है। हमने ये पढ़ा कि चार्ज अगर रेस्ट पर है तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए कि इफ ए चार्ज एट रेस्ट इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अगर वो चार्ज हो जाए मोशन में तो चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आप ये कह सकते हो कि चार्ज अगर आपका रेस्ट पे है, स्टैटिक है, तो वो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट अगर चार्ज आपका मोशन में है तो वो सोर्स है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ का। इसके पहले हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू चार्जेस इन मोशन। ड्यू टू चार्जेस इन मोशन। और चार्जेस इन मोशन का सीधा सा मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। हमने ये देखा अभी तक के प्रीवियस लेक्चर में कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? जब चार्ज आपके मोशन में होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और चार्जेस इन मोशन का सिंपल मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसके साथ हमने फाइंड किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, और फिर क्या फाइंड किया? मैग्नेटिक फील्ड एक फाइंड किया करंट कैरिंग लूप में, और उसके साथ हमने पढ़ा सोलेनॉइड और हमने पढ़ा टोरॉइड। ये जितना हमने पढ़ा जहां पे सोलेनॉइड और टोरॉइड, ये एम्पियर्स लॉ पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है? एम्पियर्स लॉ पे। तो इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आगे की जो कहानी है इसके बाद है। तो आप सोच सकते हैं कि सर आप इसे क्यों बता रहे हैं? बेटा एक्चुअली मैं इसे आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब जो आप पढ़ने वाले हैं, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो वो आपके लिए बेकार है। ठीक है, तो फिजिक्स का मतलब क्या है कि आप जब स्टेयर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो कभी भी आप एक सीढ़ी को दूसरी सीढ़ी में जंप तो कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम होगी। तो सेम चीज यहाँ पे अगर आपको बिफोर नॉलेज नहीं है तो नेक्स्ट नॉलेज में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो जितनी बातें मैंने बोर्ड पे लिखी ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है। अब देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा है फोर्सेस एंड टॉर्क्स इन मैग्नेटिक फील्ड।
यहां पे हमें फाइंड करना है फोर्स। सबसे पहले बोल रहा हूं मैं, हमें यहां पे देखना है फोर्स। फोर्स किस पे? ऑन ए चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा जब वो चार्ज पार्टिकल आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहला तो हमको ये पढ़ना है, ध्यान रखिए क्या कहा मैंने। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है फोर्स चार्ज पार्टिकल पे, और चार्ज पार्टिकल आपका कहां है? मैग्नेटिक फील्ड में। पहला हमको ये देखना है। दूसरा हमको ये पढ़ना है कि क्या फोर्स होगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर कहां रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरे के बाद इसको तीसरा हमको क्या पढ़ना है? तीसरा पढ़ना है हमको टॉर्क। क्या पढ़ना है? टॉर्क। और मैं जैसे भी आपको बोला क्या है टॉर्क? टॉर्क इज अ रोटेटिंग इफेक्ट ऑन ए बॉडी। तो टॉर्क किस पे पढ़ना है? एक करंट कैरिंग लूप पे, और फिर से ये आपका जो करंट कैरिंग लूप है ये कहां रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। ये कहां रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। और इसके साथ हमें कुछ प्रैक्टिकल डिवाइसेस भी पढ़ने हैं। सम प्रैक्टिकल डिवाइस भी हमको पढ़ने हैं, जिसमें आपका है एक गैल्वेनोमीटर, एक है आपका अमीटर, और एक है आपका वोल्टमीटर। ये बच्चों मैंने बता दिया कि हमारा एम क्या है इस चैप्टर में। पहले मैंने आपको बताया कि प्रीवियस हमारी नॉलेज क्या है। दूसरा मैंने आपको बताया कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो पहला हमें पढ़ना है फोर्स एक चार्ज पार्टिकल पे। वो चार्ज पार्टिकल कहां है? एक मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरा फिर से हमें क्या पढ़ना है? फोर्स पढ़ना है। फोर्स फाइंड करना है किस पे? एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे, और वो करंट कैरिंग कंडक्टर भी कहां है? मैग्नेटिक फील्ड में है। फिर हमें पढ़ना है टॉर्क किस पे? एक लूप है। लूप समझते हैं आप? वो लूप जो है रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर कितना टॉर्क एक्सर्ट होगा। और उसके साथ हमें देखना है कुछ प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे हम गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर कहते हैं। जब भी बच्चों आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जैसे आप जानते हैं कि 100 मार्क्स के पेपर में 70 मार्क्स आपका थ्योरी का है, 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का है। तो इस 30 मार्क्स से प्रैक्टिकल में वाइवा भी होता है, जो आपसे एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज अमीटर एंड व्हाट इज वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू यूज्ड और टू डिटेक्ट करंट। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करने के, करंट को चेक करने के काम आता है। आप कहें से इसका मतलब क्या है? अक्सर बच्चे समझते हैं कि अमीटर और गैल्वेनोमीटर एक चीज है। ऐसा नहीं है। अमीटर करंट को मेजर करता है कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर इन ए सर्किट, लेकिन गैल्वेनोमीटर चेक करता है। अब अगर आप इसको ऐसे समझें कि चेक करने का और मेजर करने का मतलब क्या है? घर में आपके लाइट नहीं आ रही है, मैकेनिक आता है सही करने, जो इलेक्ट्रीशियन होता है, ठीक है, उसके पास एक टेस्टर होता है। टेस्टर कुछ पेंट शेप का होता है। वो टेस्टर को जब पुट करता है सर्किट में, अगर यहाँ पे लाइट जलती है मतलब करंट सर्किट में आ रहा है, लाइट नहीं जलती तो नहीं आ रहा है, वो टेस्टर होता है। तो वो टेस्टर का काम क्या है? वो टेस्टर का काम है डिटेक्ट और चेक द करंट। तो कुछ गैल्वेनोमीटर यही करता है। गैल्वेनोमीटर चेक करता है, डिटेक्ट करता है करंट को, लेकिन अमीटर क्या करता है? अमीटर मेजर करता है करंट को। तो इस डिफरेंस को आप अच्छे समझिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। उसके साथ साथ वोल्टमीटर क्या है? वोल्टमीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर 5 फोर्सेस एंड टॉर्क्स इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका नाम क्यों है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर पे। ये हमारा बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, और इसको आप अच्छे समझ लीजिए। सबसे पहले जैसे हमारा चैप्टर का नाम है, तो उसी पे जाएंगे। चैप्टर का नाम है फोर्सेस एंड टॉर्क्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा, और यहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हमें शो करना है, क्योंकि चैप्टर किसके बेस है? मैग्नेटिक फील्ड बेस है। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? तो यहां पे 3 तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, 1, 2,
और 3, और तीनों को आपको समझना है इसका डायग्राम समझ के। सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड जो है ये है इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर। दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तीसरा भी क्या है, ये भी है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अभी इसका मतलब क्या है जरा मैं आपको अच्छे से समझा दूं। अगर ये एक कॉपी है तो ये इसका प्लेन है, ये इसका प्लेन है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में हो जिसको मैं टच कर रहा हूं, इसी प्लेन में हो और ऐसे रखा हो, तो ये जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे कहेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ द पेपर। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब कहां हो, अपवर्ड इस तरफ हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर कहां हो, या तो परपेंडिकुलर ऐसे हो सकता है या तो परपेंडिकुलर ऐसे नीचे हो सकता है। तो जो मैंने यहाँ पे सेकंड और थर्ड केस लिखा है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, उसमें दो कंडीशन होंगे, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड ये ऊपर की तरफ, और एक कहां होगा इनवर्ड नीचे की तरफ। तो आप समझ गए प्लेन ऑफ पेपर का मतलब क्या है, जो ये प्लेन है जिसमें आप लिखते हो, फिर परपेंडिकुलर कहां आएगा, एक आउटवर्ड और एक क्या आएगा इनवर्ड। तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हमको यही समझना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इन द प्लेन ऑफ द पेपर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए आप ड्रॉ करोगे पैरेलल इक्वी डिस्टेंट लाइंस। सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या है, द लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा क्लास 9 10 में। तो पैरेलल द लाइन व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इक्वी डिस्टेंस यानी उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो देखिए कैसे होगा, तो इस समय क्या शो कर रहा हूं, ये मैं शो कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, ये शो कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, ये एरो शो कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। लेकिन देखिए ये क्या है, ये पैरेलल इक्विडिस्टेंस स्ट्रेट लाइन है, तो ये कहां है, इन द प्लेन ऑफ द पेपर। यानी अगर मैं इस बोर्ड को प्लेन मानूं तो इसी प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, आई बात समझ में। दूसरा हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, लेकिन ये है इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या है, जैसा मैंने अभी आपको कॉपी या पेपर में दिखाया कि नीचे की तरफ, यानी अगर ये बोर्ड है तो इसके अंदर की तरफ। तो इसको बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे, क्रॉस। क्या बनाएंगे, क्रॉस, और उस क्रॉस के बीच में होना चाहिए इक्वल डिस्टेंस। उस क्रॉस के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस। तो क्रॉस के बीच में इक्वल डिस्टेंस या यूनिफॉर्म डिस्टेंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं रहा तो वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसका इफेक्ट कुछ और हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, ठीक। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और कहां, इनवर्ड, अंदर की तरफ क्रॉस। फिर यहां पे क्या होगा, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो अगर यहां पे इनवर्ड था तो यहां पे क्या होगा, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ। और इसको दिखाने के लिए हम बनाएंगे डॉट, और फिर से वो डॉट कैसे होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे, या कह सकते हो जिसे आप यूनिफॉर्म स्पेसिंग, यानी उनके बीच की जो स्पेस है, जगह है, वो इक्वल है, ना कहीं ज्यादा है ना कहीं कम है। हो सकता है मैं बोर्ड बनाने में गलती कर दूं, लेकिन जब भी आप बनाएं तो इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल स्पेस पे बनाएं। तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे शो करते हैं, डॉट से। तो देखिए ये ठीक है। तो अगर यहां पे प्लेन ऑफ द पेपर को मैं ले लूं, ये बोर्ड, तो पहला इस बोर्ड के सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। इस बोर्ड के अंदर की तरफ जो वॉल पीछे है उसकी तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। और इस बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर जो होगा बाहर की तरफ उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। तो ये मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। एक कंडीशन इन द प्लेन ऑफ द पेपर, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड,
और तीसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड। ये आपको अच्छे समझना है, क्योंकि कई बार डायग्राम बेस्ड जब क्वेश्चन देता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा चैप्टर। ओके, तो चलिए, जब भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूं आप पेन और कॉपी के साथ पढ़ें, साथ साथ रनिंग नोट्स बनाते रहें। रनिंग नोट का मतलब ये है कि जो मैं बता रहा हूं उसको आप लिखते रहें। हालांकि इसका पीडीएफ आपको मिला होगा, लेकिन पीडीएफ का मतलब ये नहीं है कि आप काम चोरी करें, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हमें तब याद होती है जब साथ साथ उसे हम लिखते हैं, साथ साथ उसे प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस में कभी मत करिए, रफ कॉपी लीजिए, साथ साथ लिखते रहिए। जितनी बार आप चीजों को लिखेंगे उतनी जल्दी वो आपको मेमोराइज होगा, और जितना अच्छा मेमोराइज होगा फिर आप उसे उतना अच्छा व्याख्या देखिए लिख सकते हैं। तो देखिए मत, साथ साथ रनिंग नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट टॉपिक ऐसा ही है जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि हमें क्या पढ़ना है, मैं उसी सीक्वेंस में चलूंगा। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है इस चैप्टर में वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। और जाहिर सी बात है कि चार्ज कहां मूव कर रहा होगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस चार्ज पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, और वही मैग्नेटिक फोर्स हमें फाइंड करना है। आई रिपीटेड, हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज। वो मूविंग चार्ज कहां मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में, जिससे उस पर फोर्स लग रहा है, और वही फोर्स हमें फाइंड करना है। तो यहां पर मैंने एक चार्ज लिया Q, और ये चार्ज कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि इस डायरेक्शन में है आपका मैग्नेटिक फील्ड B। तो मैग्नेटिक फील्ड B से थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से आपका एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। आई बात समझ में? तो अगर मैं इसको चाहूं तो इसे मैं एक्सिस में बना सकता हूं। तो देखिए, आपका एक एक्सिस यहां होगा, दूसरा एक्सिस कुछ यहां होगा। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, अब आप ये कह सकते हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड B है तो इसको मैं अगर एक्सिस में कह दूं तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस। तो अब आप समझ सकते हो कि जो ये एक्स वाई का रीजन है पूरा, ये रीजन मैं आपको बना रहा हूं। देखिए, जो ये रीजन है पूरा, ये रीजन, ये वो रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड B लाई कर रहा है। यानी मैग्नेटिक फील्ड B लाई कहां कर रहा है, वाई एक्सिस पे। उस मैग्नेटिक फील्ड B जो कि वाई एक्सिस पे है, उससे थीटा एंगल पर एक चार्ज Q मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। आई बात समझ में? और इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो कुछ एक्सर्ट हो रहा है जेड डायरेक्शन में। ये कैसे होगा मैं अभी आपको समझाता हूं। तो ये जो मैंने बनाया है, ये आपके बुक में कुछ ऐसा बना हुआ है कि एक लाइन पीछे यहां पे और ड्रा कर दीजिए आप। ये आपके बुक में कुछ ऐसा बना हुआ है, जैसे लग रहा है कि एक लैपटॉप ओपन रखा हुआ। कैसे? देखिए, ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे देख रहे हैं आप? ये डायग्राम है, ये ऐसे है। ऐसे का मतलब क्या है कि ये जो है ऊपर का पार्ट है जेड एक्सिस, ये जो तुम्हारा पार्ट है ये वाला, ये वाई एक्सिस, और जो आगे निकला ये क्या है, एक्स एक्सिस। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी लाई कर रहा है। यहाँ पे कहीं थीटा एंगल पे चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, मतलब चल रहा है v वेलोसिटी से, और ये है आपका एफ वाला डायरेक्शन। समझ गए आप? तो ये जो बनाया गया है ये ऐसा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए, मैं लिख देता हूं कि यहां जो रीजन है, ये रीजन वाई एक्स वाई, और ये वाला रीजन जहां मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये पहली बात है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है। इसको क्या बता रहे हैं हम? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है एक रीजन में, एग्जिस्ट इन ए रीजन। अब वो रीजन, वो एरिया क्या है, आप नीचे देख के समझ सकते हो। मैं डायग्राम इसीलिए बना दिया है, ठीक है। फिर यहां पे
एक चार्ज पार्टिकल Q है जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। किससे मूव कर रहा है? वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो अब इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा? इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा किसके वजह से? जिस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा आपको इसी पे ध्यान देना है। उस फोर्स की वैल्यू होगी Q ब्रैकेट में V और क्रॉस B। ये है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज ऑफ वेलोसिटी v इन अ रीजन मैग्नेटिक फील्ड B। तो एक रीजन मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसमें कितना फोर्स लगता है, ये मैंने पहले आपको क्वेश्चन लिख दिया। आप डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम के साथ जो मैंने लिखा है आप इस फार्मूले पे ध्यान देंगे। तो चलिए इस फार्मूले को मैं जरा और एक्सप्लेन कर देता हूं। इस फार्मूले को जरा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा। आप जानते हो क्लास 11 के वेक्टर से कि A क्रॉस B क्या होता है? AB साइन थीटा एन कैप। तो ये वेक्टर A है और इस A में क्या डिफरेंस है? ये वेक्टर A है जो वेक्टर फॉर्म में है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। इसीलिए क्लास 11 में ये मॉड भी लिखा था, यानी कि वैल्यू लेते हैं। तो ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड है। थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल है। और एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो इसी हिसाब से अगर मैं V क्रॉस B को लिखूं तो V क्रॉस B को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं VB साइन थीटा, और चाहो तो एन कैप लगाओ या ना लगाओ, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इस हिसाब से इस फोर्स F की वैल्यू कितनी हो गई? Q V B साइन थीटा। तो ये भी वो फोर्स है जो कि चार्ज पार्टिकल पे एक्सर्ट हो रहा है, और ये भी है। तो ऊपर और नीचे वाले में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाला है आपका वेक्टर फॉर्म में और नीचे वाला है आपका स्केलर फॉर्म में। यानी मतलब ये है कि जो ऊपर इक्वेशन 1 है वो केवल वेक्टर में है, डायरेक्शन फॉर्म में है, लेकिन जो नीचे है वो वैल्यू है मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। तो जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप इक्वेशन सेकंड को यूज करेंगे, जहां पे F है उस फोर्स की वैल्यू, Q वो चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, जितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो V है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो B है, और मैग्नेटिक फील्ड से जिस एंगल पे मूव कर रहा है वो एंगल थीटा है। समझ गए आप कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके आगे कुछ चीजें आती हैं, उसको हमें देखना है। समझ गए? तो अब देखिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसके आगे हम देखते हैं क्या क्या है। तो अब आप यहां पे कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड भी है वो अलोंग y एक्सिस है, जो चार्ज पार्टिकल Q मूव कर रहा है वो इस y एक्सिस से एंगल थीटा पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब जरा आपको पूछना चाहिए था या सोचना चाहिए था कि F इक्वल टू QVB साइन थीटा ही क्यों लिया, हमने कॉस थीटा क्यों नहीं लिया? तो अब मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ाया कि अगर यहां पर एक वेक्टर है, मान लीजिए A, जो कि थीटा एंगल में बना रहा है, और ये x है और ये y है, तो ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में भी एक आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट में आएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहां से लेते हैं? जहां से एंगल बना हो, जिस बेस से एंगल बना हो। तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है a cos थीटा, और ये कितना हो जाता है? a sin थीटा। तो देखिए यहां पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है रीजन B में, ये एंगल बन रहा है थीटा। तो इस B के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट क्या है? ये। तो ये कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये एक है वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये कंपोनेंट हो जाएगा V sin थीटा। और देखो इसीलिए यहां पे हम ये V sin थीटा को यूज कर रहे हैं। समझ गए? कॉस को नहीं यूज कर रहे हैं। तो V sin थीटा को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जेट के अकॉर्डिंग है। समझ गए आप? जिस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये आपका हो गया V sin थीटा का मतलब क्या है। ठीक, तो अब यहां पे आप कह सकते हो कि फोर्स आपका जेट डायरेक्शन में है। अब फोर्स कैसे फाइंड करते हैं? आपको पता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है कि जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आप फिंगर को कर्ल करिए। तो
फिंगर को जब आप टर्न करते हैं तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब शो करेगा, तो कहां से करेगा, देखिए ये बी है, ये एंगल बन रहा है थीटा, तो कहां करेगा, अपवर्ड, और ये अपवर्ड कौन डायरेक्शन है, फोर्स की। तो अब आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस पे, ठीक, v का कंपोनेंट है वर्टिकल साइन थीटा और फोर्स कहां लग रहा है, जेड डायरेक्शन में। इसे अभी हम आगे और समझेंगे। तो यहां तक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब हमें देखना है इसके स्पेशल केसेस को। देखिए बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इसे आपको लाइव क्लास में पढ़ा चुका हूं, ये फिर से मैं आपको रिकॉर्डिंग में दे रहा हूं। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो जब भी मैं डाउट सेशन दूंगा आप उससे पूछ सकते हो, लेकिन आप भी मेहनत करते रहे, साथ साथ पढ़ते रहे, ठीक है। तो अब देखिए मैं आता हूं कुछ इसके स्पेशल केसेस पे। स्पेशल केस जो है ये इसके फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। तो फॉर्मूला क्या है, हमें हमेशा फॉर्मूला यूज करना है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में, वो है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, हमको यूज करना है। तो जब भी स्पेशल केस कहा जाएगा तो उसमें जो उसका एंगल थीटा है हम उसी को वैरी करेंगे, वैरी मतलब उसी को चेंज कर देंगे, तो देखेंगे कि फोर्स पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला केस है कि अगर मैं थीटा कर दूं 90 डिग्री, तो थीटा कर दूं 90 डिग्री, तो देखिए आप इसको डायग्राम में देखते रहे, थीटा 90 का मतलब क्या है भाई, चार्ज पार्टिकल यहां घूम रहा है, एंगल थीटा ये है, तो 90 कब होगा, जब ये पहुंच जाएगा यहाँ पे, कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे। तो अगर थीटा हमने 90 कर दिया तो इसलिए F कितना हो गया, क्यू वी बी, और ये कितना हो गया साइन 90, और मुझे इतना तो कह सकता हूं कि आपको पता होगा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस हिसाब से F की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू वी बी, और ये जो है इसे हम कहते हैं मैक्सिमम फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, मैक्सिमम फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि इन व्हाट कंडीशन चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड डी में मूव करेगा तो उस पे मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, तो आप कहोगे जब वो मूव करेगा परपेंडिकुलर राइट एंगल या 90 डिग्री पे, तो उसमें मैक्सिमम फोर्स होगा, और उस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू क्यू वी बी। चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारा स्पेशल केस क्या है, सिर्फ हम थीटा को बदलेंगे। तो थीटा को बदलने का मतलब क्या है, सेकंड केस देखिए। सेकंड केस ये है कि अगर मैं थीटा को कर दूं 0 डिग्री या थीटा को मैं कर दूं 180 डिग्री, तो जो 0 डिग्री है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बहुत बार बोल चुका हूं बेटा, आपको याद होना या ना याद हो इसी पर डिपेंड करती है पूरी कहानी। जिनको याद है वही टॉपर है, जिनको नहीं याद है वो आज तक एवरेज और मीडियोकर की लाइफ जी रहे हैं। एवरेज और मीडियोकर ये हैं जो एक बीच में है वो एवरेज हैं, और जो उनसे नीचे हैं दबे कुचले बिल्कुल, जिनको कुछ मतलब ही नहीं है समाज से, वो आपके हैं। तो ये बहुत बार बोल चुका हूं, क्या समझ लीजिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब होता है पैरेलल, कई बार बोल चुका हूं, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब होता है एंटी पैरेलल। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको एंगल लिख के ना लिख के सीधे आपको पैरेलल या एंटी पैरेलल लिख देगा। तो अगर उसने कहा कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है पैरेलल, तो तुम्हें समझ जाना है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, और अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो तुम्हें समझ जाना है कि थीटा इक्वल टू 180 है। तो इसे देखो ये कैसा है, थीटा 0 कब होगा, ये तुम्हारा थीटा बन रहा है, तो अगर ये यहां पहुंच गया, ये कहां पहुंच गया यहां, तो ये क्या होगा, देखो ये 0 हो गया, नहीं 0 हो गया, कैसा हो गया पैरेलल। तो इस कंडीशन में कितना फोर्स लगेगा, और एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, ये थीटा है, मैं इसको घुमाते हुए ऐसे ले आऊं, तो कहां ले आऊं, इस तरफ ले आऊं, तो ये क्या है 180 जो कि एंटी पैरेलल। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, तो सीधी सी बात है, आपको सोचना है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि यहां पे साइन 0 ले या 180 ले, इनकी वैल्यू कितनी आती है 0। तो अगर मैं F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 0 पुट करूं या थीटा की वैल्यू 180 पुट करूं, फोर्स की वैल्यू कितनी आनी है, 0 आना है। समझे बेटा जी। तो ये है कहानी, तेरी मेरी नहीं, फिजिक्स की कहानी, कि अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो उस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, 0। यानी अब जब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मजे से वो मूव कर रहा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स ही वो बचा है जिसके वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है, और ये आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया है। चलिए अब चलते हैं तीसरे केस की तरफ, और लास्ट केस है इसका, ठीक है।
ये कोई हत्या का केस नहीं है कि मिलॉर्ड एक चार्ज पार्टिकल है, थीटा एंगल पे मूव कर रहा है तो इसे धारा इतने के तहत सजा सुनाई जाती है। ये वो केस है कि मिलॉर्ड इतने एंगल पे मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। तो देखिए मिलॉर्ड तीसरा केस क्या है? तीसरा केस वो है कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाए जीरो, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाए जीरो, या जिसे आप कहोगे रेस्ट, या और इच्छा करें तो जिसे आप कहोगे स्टैटिक, अगर ये हो जाए तो चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? कोई घबराने की बात नहीं है, एक ही फॉर्मूला है तुम्हारे पास, QVB sin थीटा, इसमें v की वैल्यू जीरो पुट करो तो फोर्स कितना आ गया? जीरो। समझे आप? तो इसमें पहला ही केस है जिसमें आपका मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, बाकी दोनों के केस में फोर्स क्या हो जा रहा है? जीरो। तो यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो गया तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी अब यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करेगा फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्जेस। यानी अगर चार्ज मूव करेगा तभी उस पर फोर्स लगेगा, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। समझ गए बच्चों? तो ये जो चीज था इसमें ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम से ये b sin थीटा फॉर्मूले में यानी b क्रॉस b कैसे आता है? तो ये b है और ये उसका क्रॉस करेंगे b, तो डायरेक्शन कहां मिलेगी? ऊपर की तरफ। इसे और हम पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करें, तो उसका तरीका है कि हम लगाएं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये आप पढ़ चुके हो। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि आप अपने दो फिंगर, यानी ये आपका कौन सा फिंगर है? फोर फिंगर। ये कौन सा फिंगर है? मिडिल फिंगर। ये फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, इन सबको ऐसे स्ट्रेच करिए थंब को, ये एक दूसरे से राइट एंगल पे हो, यानी 90 डिग्री पे हो। तो देखिए यहां से यहां 90 डिग्री, यहां से यहां 90 डिग्री और इसके बीच में 90 डिग्री। तो ये जो आपका थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा जो उस पर फोर्स लग रहा है। ये जो डायरेक्शन है मिडिल फिंगर की, ये शो करेगा कि जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है, तो ये करंट को शो करेगा और ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो अगर मैं इसमें रखूं, देखो क्या है, ये हो गया y एक्सिस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है, तो आपका चार्ज पार्टिकल यहां पे कहीं थीटा एंगल से मूव कर रहा होगा। ये कौन सी डायरेक्शन है? जिस डायरेक्शन में आपका ये एक्स एक्सिस है, यानी जिस तरह से मूव कर रहा है, और ये क्या है? आपका फोर्स जहां लग रहा है। तो ये राइट हैंड थंब रूल से, सॉरी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप ये मैग्नेटिक फील्ड भी